हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आईएसओ 31000 के रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पर। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क आखिर किस क्वेश्चन का हमें आंसर देता है। हाउ रिस्क मैनेजमेंट इज इम्पेडेड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, आईएसओ 31000 का रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क हमें इसी क्वेश्चन का आंसर देता है कि किस तरह से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क मैनेजमेंट को एम्बेडेड करते हैं। आइए अब समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखिए, आईएसओ 31000 में फ्रेमवर्क रिस्क मैनेजमेंट के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है, या हम कह सकते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही आईएसओ 31000 में रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कहा गया है। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क डिफाइन करता है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क मैनेजमेंट को एस्टेब्लिश किया जाए, उसे ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेट किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, रिव्यू किया जाए और इम्प्रूव किया जाए। हमारे लिए यह समझना इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह आईएसओ 31000 में रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक माइंडसेट की बात करते हैं, वहीं आईएसओ 31000 में फ्रेमवर्क रिस्क मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर और गवर्नेंस की बात करता है। आइए अब समझते हैं कि आईएसओ 31000 में रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है। देखिए, अगर हम आईएसओ 31000 के फ्रेमवर्क के हिसाब से काम नहीं करते हैं, तो जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट होगा वो एडॉक होगा, केवल डॉक्यूमेंट्स तक ही सीमित रह जाएगा और इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा। और इसके साथ-साथ जो कंपनी की कोर स्ट्रेटजी है, उसके साथ भी इसका लिंकेज नहीं होगा। लेकिन इसके विपरीत यदि हम आईएसओ 31000 के फ्रेमवर्क को आधार बनाते हैं, तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट रिस्क गवर्नेंस का हिस्सा बनता है, हमारी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होती है, लीडरशिप रिस्क को ऑन करती है और ऑर्गेनाइजेशन रेजिलेंट बनती है। आइए अब देखते हैं कि आईएसओ 31000 में रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के लिए कौन से 6 की एलिमेंट्स को बताया गया है। देखिए, जो 6 की एलिमेंट्स है, उसमें जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है लीडरशिप एंड कमिटमेंट, सेकंड एलिमेंट है इंटीग्रेशन, थर्ड एलिमेंट है डिजाइन, फोर्थ एलिमेंट है इम्प्लीमेंटेशन, फिफ्थ एलिमेंट है इवैल्यूएशन और जो सिक्स और लास्ट एलिमेंट है वो है इम्प्रूवमेंट। आने वाली स्लाइड में वन बाय वन इन सारे की एलिमेंट्स पे अपना डिस्कशन हम करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट पे अपना डिस्कशन करते हैं, जिसका नाम है लीडरशिप एंड कमिटमेंट। आईएसओ 31000 का फ्रेमवर्क कहता है कि टॉप मैनेजमेंट को रिस्क मैनेजमेंट की ओनरशिप लेनी चाहिए, रिस्क एपेटाइट डिफाइन होने चाहिए, रिसोर्स एलोकेट होने चाहिए और रिस्क कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। देखिए, रिस्क सिर्फ क्वालिटी या सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यह टॉप लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आइए इस एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखिए, जो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो यह है कि मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग के दौरान टॉप मैनेजमेंट को बिजनेस रिस्क को रिव्यू करना चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट की एक्टिविटी को मिडिल मैनेजमेंट पे छोड़ना गलत होगा। रिस्क मैनेजमेंट की जो एक्टिविटी है यह टॉप मैनेजमेंट के थ्रू ड्रिवन होनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का जो सेकंड एलिमेंट है इंटीग्रेशन, उस पर अब बात करते हैं। देखिए, आईएसओ 31000 कहता है कि रिस्क मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशंस की सभी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में इंटीग्रेट होना चाहिए, जैसे स्ट्रेटजी में, प्लानिंग में, ऑपरेशंस में, प्रोक्योरमेंट में, चेंज मैनेजमेंट में। और अल्टीमेटली मैसेज ये है कि रिस्क थिंकिंग आपके डेली वर्क मैनेजमेंट का हिस्सा होना चाहिए। आइए इस एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखिए, इंडस्ट्री में जब भी आप कोई नई मशीन लेते हैं तो आप पहले सप्लायर का रिस्क असेसमेंट करते हैं। अगर प्रॉब्लम आने के बाद रिस्क असेसमेंट होता है तो उसका कोई यूज़ नहीं है। हमें मशीन को बाय करने से पहले यह डिसीजन लेना है कि जो सप्लायर है वो कितना कॉम्पिटेंट है। आइए रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का जो तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डिजाइन, उस पर अपना डिस्कशन करते हैं। देखिए, यह एलिमेंट कहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज को समझना बहुत जरूरी है, ताकि वो रेलेवेंट रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाए। इस स्टेज में यह भी इंपॉर्टेंट होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को रिस्क मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफाइन करनी होती है। रिस्क क्राइटेरिया को भी डिफाइन करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है और सुटेबल टूल्स का भी यहाँ पे यूज इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सही टूल होने से ही हम अपने रिस्क को प्रॉपर मिटिगेट कर पाएंगे। एक एग्जांपल की हेल्प से इस चीज को समझते हैं। देखिए, इस स्टेज में या इस एलिमेंट में ऑर्गेनाइजेशंस को यह डिफाइन करना होता है कि जो हाई रिस्क आइटम्स हैं या हाई रिस्क जो एलिमेंट हैं वो कौन से हैं और किस तरह के रिस्क को मैनेज करने के लिए टॉप मैनेजमेंट के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का फोर्थ एलिमेंट इम्प्लीमेंटेशन पर अपना डिस्कशन करते हैं। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन में आईएसओ 31000 कहता है कि इस स्टेज में
ऑर्गेनाइजेशंस को अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना चाहिए, रिस्क को एनालाइज़ करना चाहिए, रिस्क को इवैल्यूएट करना चाहिए और रिस्क का ट्रीटमेंट करना चाहिए। यहाँ पर प्रैक्टिकली यह इम्पोर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशंस को अपने रिस्क आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट की जर्नी में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एक्टिविटी करनी चाहिए, जिसमें उसे रिस्क रजिस्टर और रिस्क को रिव्यू करने का मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करना चाहिए। इस चीज़ को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स हैं, उनको अपने रिस्क को टाइम बाउंड मैनर में रिव्यू और मेंटेन करना चाहिए। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस, रिस्क इवैल्यूएशन या रिस्क ट्रीटमेंट को खाली पेपर पे लिखना इम्पोर्टेंट या इफेक्टिव नहीं होता है। हमें इन रिस्क पे एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम इन पे एक्चुअल एक्शन लेते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन वाला फेज़ है, वो इफेक्टिव है। फिफ्थ एलिमेंट इवैल्यूएशन। इस एलिमेंट में बात की जाती है कि ऑर्गेनाइजेशंस अपने रिस्क को इफेक्टिवली कंट्रोल कर पा रही है या नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस फ्रेमवर्क ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रही है या नहीं, और अल्टीमेटली जो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है वो इम्प्रूव हो रही है या नहीं। आईएसओ 31000 इस पूरे प्रोसेस को इवैल्यूएट करने के लिए जो टूल सजेस्ट करता है, वो है इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट रिव्यू, केपीआईज़ और इंसिडेंट एनालिसिस। यह देखना इंपॉर्टेंट होता है कि इस पूरी एक्सरसाइज से हमारे जो रिस्क हैं, वो कम हुए या नहीं। खाली यह एज्यूम करना कि रिस्क हमारे मिटिगेट हो चुके हैं, यह गलत है। इस चीज़ को वेरीफाई करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सिक्स्थ एलिमेंट इम्प्रूवमेंट। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस जर्नी है और इस पूरे रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाता है लेसन लर्न के थ्रू, इंसिडेंट्स नियर मिस रिपोर्टिंग के थ्रू और बिजनेस चेंजेस से होने वाले इम्पैक्ट के थ्रू। एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझते हैं, तो सप्लायर का फेलियर होना एक रिस्क है और रियल टाइम बेसिस पे जब यह रिस्क हमारे सामने आता है, तो सोर्सिंग डिपार्टमेंट अपनी जो स्ट्रेटेजी है, बाइंग स्ट्रेटेजी है, उसे चेंज करता है। अब यदि सोर्सिंग डिपार्टमेंट इस चीज़ से लेसन लर्न नहीं करता है, तो हर साल उसे इस तरह के रिस्क देखने के लिए मिलते रहेंगे, जो कि एक गलत बात होगी। यहाँ पे सोर्सिंग डिपार्टमेंट को इन लेसन लर्न के थ्रू अपने पूरे प्रोसेस को इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट होती है और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनती है। आइए आईएसओ 31000 के फ्रेमवर्क के बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, आईएसओ 31000 का फ्रेमवर्क हमें बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इससे हमारे अनसर्टेनिटी के जो रिस्क होते हैं, वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस होते हैं और अल्टीमेटली हमारी जो परफॉर्मेंस होती है, वो इम्प्रूव होती है। इस पूरी वीडियो का फाइनल टेक अवे लेते हैं। तो फाइनल टेक अवे ये है कि रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या इंश्योर करता है कि रिस्क मैनेजमेंट इंडिविजुअल्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपकी जो रिस्क थिंकिंग है, वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। लीडरशिप को हमेशा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने चाहिए और ऑर्गेनाइजेशंस को हमेशा अनसर्टेनिटी के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। फ्रेमवर्क के बिना जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है, वो एक्सीडेंटल हो सकता है। लेकिन अगर आप आईएसओ 31000 में दिए गए फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं, तो आपका जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस होगा, वो इंटेंशनल होगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को बड़े ही अच्छे तरीके से समझा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछिए और वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।